स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। मैं सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उन तमाम विद्यार्थियों को जो आज पेपर देख रहे हैं और उनका पेपर है वो बहुत ही शानदार हुआ है। सभी के चेहरों पर आज मुस्कान भरी हुई है। जैसे रंगों का त्यौहार होली है उसी प्रकार है वो रंग बिरंगे प्रश्न है उनके पेपर में आने के बाद में इतना आसान सरल पेपर। और ये जो हमारी भारतीय पाठशाला में हमने भी रिवीजन क्लास में भी बताया था उनमें से बिल्कुल प्रश्न है वो बाहर नहीं गए हैं। अगर जिन्होंने हमारी रिवीजन क्लास देखी है उनके लिए 100% ये महत्वपूर्ण था। और अब हम है जो आपके लिए आज के पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो हम है वो आपको सॉल्यूशन करें। जितने भी विद्यार्थी अगर लाइव देख रहे हैं कमेंट है वो ज़रूर करें और ये भी बताइए कि जिन्होंने पेपर दिया है उनका पेपर कैसा हुआ है, ज़रूर अभी कमेंट करके बताइए। और जिनको जो भी शंका है कोई डाउट है वो हमारे चैनल में अभी कमेंट करके पूछे ताकि हम उन डाउट को दूर कर सके। और बाकी सारा पेपर सॉल्यूशन है वो हम करवा ही रहे हैं। और जिन्होंने पेपर दिया है वो पेपर ज़रूर कमेंट करके बताइए कि उनका पेपर है वो कैसा हुआ, किस प्रकार हुआ। और मैं तो आशा करता हूँ कि सभी ने बहुत ही शानदार पेपर किया है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ त्यौहार के उपलक्ष्य में। और होली की सभी विद्यार्थियों को सभी शिक्षार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपके जीवन में उज्जवल भविष्य की जो कामनाएं आपने जो इच्छा पूरी की है या उन इच्छाओं को आपने चाहा है वो जल्द से जल्द आपकी पूरी हो। अब हम करवाते हैं आज का सॉल्यूशन। जो खंड है उसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे उसमें पहला ही प्रश्न था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हमने पहले भी बताए थे सकर्मक और अकर्मक। तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम आप जानते हो कि क्रिया सर्वनाम नहीं होता, ताल नहीं होता। और यहाँ पर जो ये वह है ये क्या है, सर्वनाम है। और ये आपको भली भांति परिचित थे। इतना भी प्रश्न है वो कठिन नहीं था। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमरुद्दीन का जन्म हुआ था वो डुमराव। और डुमराव है वो आपको पता है कि दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। आगे वाला जो प्रश्न है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। वो आप सभी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक में वो कबीर के अनुयायी थे, सब कुछ उन्हीं को आधार पर मानते थे। नेताजी का चश्मा पाठ किस प्रकार की विद्या है। नाटक, कविता, उपन्यास नहीं है। आपको पता है कि ये आपका पाठ है वो किस प्रकार का है, यानी साहित्यिक विद्या है, वो एक कहानी है। ये आपका कहानी ऑप्शन सही होगा और आपने बिल्कुल सही किया होगा। एक कहानी, ये भी लेखक का नाम। एक कहानी ये इसमें लेखिका है, आप इसमें ध्यान में रखना। ये कौन थी, लेखिका। तो लेखिका थी जिनका नाम क्या था, मन्नू भंडारी। परशुराम आपे से बाहर क्यों आए थे। ये आप सभी को पता है कि शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम है वो आपे से क्या आ गए थे, बाहर आ गए थे, यानी अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। आगे वाले प्रश्न में हम देखते हैं कि उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। तो उत्साह कविता में कवि ने बादल को ही संबोधित करके बात है वो सारी कही है कि किस प्रकार मनुष्य की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। तो बादल को ही उन्होंने क्या बनाया था, प्रतीकात्मक रूप बनाया था। आगे क्या था, प्रश्न नंबर है सूरदास के काव्य में किस भाषा का। हमने बहुत ही गहरा अध्ययन किया था कि सूरदास की भाषा है वो ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा में वो क्या करते थे, लेखन करते थे। ये भी आपको इसके बारे में पता था। मधुप गुनगुना कर, मधुप, मधुप का अर्थ क्या होता है, भंवरा। यहाँ पर आप जानते हो कि मधुप, मधुप से ही समझ लेना। गुनगुना कर कह जाता कौन, कहानी। ये अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। तो मधुप से सीधा सा तात्पर्य है भंवरा, तो भंवरे से इसका अर्थ है। ये आपका पहले वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न क्या है, भोलानाथ का असली नाम। भोलानाथ का प्यार से लोग उन्हें क्या बुलाते थे। तो उनको या बचपन का नाम या असली नाम था तारकेश्वर नाथ। ये भी आपको भली भांति इस प्रश्न के बारे में पता था। मेरे हिसाब से आपने इसको गलत नहीं किया है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है।
तो मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञा के द्वारा ही तो लिखा गया है कि मैं क्यों लिखता हूँ, उन्होंने अपना अनुभव है वो जीवन का इसलिए किया था कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो अज्ञा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितनी भी व्याकरण है वो आपको सीधे से, हमने कल भी एक रिवीजन क्लास लेकर आए थे और उस रिवीजन क्लास में हमने पहले ही आपको बताया गया था कि सीधे से सीधे वन लाइनर प्रश्न है वो आपसे रिक्त स्थान के रूप में पूछ ले जाएंगे, या तो परिभाषा से प्रश्न पूछेंगे या फिर उनके प्रकार पूछेंगे। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न आया है स्वर संधि प्रकार होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ये ऑप्शन में आपके खाली स्थान में सही है। और यथाशक्ति, यथा यथा मैंने पहले भी कहा था कि जिस समास में पहला उपसर्ग या अव्यय हो तो वो कौन सा समास हो जाता है, अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास। ये आपका मैंने कल ही बताया था और हमारी रिवीजन क्लास में ये पहला ही प्रश्न है जो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखना भी चाहते हो तो रिवीजन क्लास देख लीजिए। अव्ययभावी समास का पहला भी हमने बताया था यथासंभव, और यहाँ पर आ गया यथाशक्ति। अब जानते हैं विदेश, विदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है। सीधा सा बात है कि देश से बहुत सारे नाम परिवर्तन होते हैं, जैसे कई उपसर्ग आ लगाने से आदेश, वी लगाने से विदेश, पैप्रे लगाने से परदेश, सम लगाने से संदेश। तो हमने ये भी इस पर भी बहुत चर्चा की थी। ये आपका विदेश में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। तो आपका ये प्रश्न यहाँ बिल्कुल सही होने वाला है। ये विशेषण किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा परिमाण, यहाँ पर देखो नाप तोल और परिणाम आ गया। और विशेषण में हमने पहले ही कहा है कि जो विशेषण नाप तोल या निश्चितता और अनिश्चितता, यानी जो निश्चित होंगे परिमाण का बोध करेंगे तो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण होंगे, और जो निश्चितता नहीं बताएंगे वो अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होंगे। तो यहाँ पर सीधा सा परिमाण भी ऑप्शन में दे दिए गए। आदि का बोध कराते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं। तो कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ सही होगा। किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं। तो सीधा सा बात है कि भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, यहाँ पर भाव का जहाँ पर बोध होगा, अर्थात जो संज्ञा हम देख नहीं सकते, जिस संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं वो हमें पता है कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। और पालनहार शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए कि पालन है वो मूल शब्द है जिसमें हार प्रत्यय लगा हुआ है। हार प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, हार प्रत्यय, अर्थात हार प्रत्यय और प्रत्यय उस किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि आपकी पुस्तक में से नहीं आएंगे। अपठित का जो आपने पढ़े नहीं है वो कई बार से आ सकते हैं। तो आपका पहले ही आया था कि ऋतु के अनुसार ही त्योहारों का समावेश किया गया है, अर्थात ऋतु के अनुसार त्योहारों का त्योहार है वो ऋतुओं के अनुसार ही होते हैं। तो इसका मूल शीर्षक भी यही हो जाएगा। अगर आप आगे पूछेंगे कि इसका मूल शीर्षक क्या है, तो या तो ऋतुओं का महत्व है या त्योहार है वो ऋतुओं के अनुसार ही आते हैं। भारत में हर 2 महीने के बाद में ऋतु परिवर्तन होता है। वसंत के त्योहार में उद्यान उपवनों में वृक्ष लता गुल्मों को देखकर किसका मन मयूर नहीं नाच, अर्थात किसका मन है वो मयूर की तरह नाच नहीं उठता। पीले सरसों के फूल को देखकर लाल टेसों के फूलों की छटा एकदम ही निष्कष्ट होती है, मतलब बहुत ही आनंदित होती है जिन छटाओं को देखकर। तो वर्षा ऋतु भी कम मनमोहक नहीं होती है। अब प्रकृति के ऐसे रूप को देखकर बादल भी है वो क्या कर लेते हैं, वर्षा ऋतु करने लग जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में अब उसके बाद में देखो, वर्षा ऋतु में तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन के त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्षा की रिमझिम में तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता, अर्थात ये नारियों का त्यौहार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें नारियां हैं वो प्रसन्नचित रहती है, वे सुख सौभाग्य की कामना और सुख और एक अपने सौभाग्य जो होता है उसकी कामना यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर प्रश्न है आगे ये क्या है कि उसके बाद में है रक्षाबंधन, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक। तो ये क्या है, प्रतीक का त्योहार है। तो ये भाई प्रेम के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तो अब हम जानते हैं कि इस गद्यांश में से प्रश्न कहाँ पर बन सकते हैं और हम किस प्रकार उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
तो पहला ही प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक यही है कि इसमें त्योहारों का समावेश है, वो किनके ऋतुओं के अनुसार ही है। तो मुख्यतः इसमें आपका उचित शीर्षक हो जाएगा भारत में ऋतु परिवर्तन। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हर 2 माह के बाद में क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, हर 2 महीने के बाद में। तो 2 माह के बाद में आपके ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इसका ये प्रश्न आपका है। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो वर्षा ऋतु में त्यौहार है वो आपको ध्यान में है कि तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन के त्यौहार खूब धाम से मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। तो ये वाला उत्तर है वो। तो ये गद्यांश वाले प्रश्न तो आप गद्यांश को देखकर आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके अपठित गद्यांश की। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तीज का त्यौहार हमने बताया था कि जो स्त्रियां हैं वो अपने सुख सौभाग्य की कामना के लिए करती है, अर्थात अपने पति प्रेम के अटूट प्रेम को दर्शाने के लिए और अपने सौभाग्य को दर्शाने के लिए इस त्यौहार को करती है। तो आप इस गद्यांश से आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न ये है कि दुर्भाग्य का विपरीतार्थ, विपरीतार्थ का अर्थ होता है विलोम, अर्थात उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा क्या है? सौभाग्य। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सौभाग्य है वो इसका विपरीतार्थक अर्थात विलोम हो जाएगा। ये आपको इसका उत्तर मिलने वाला है। तो इसका उत्तर है इस प्रकार हमने आपके अपठित गद्यांश को पूर्ण कर दिया है। उत्तर पुस्तिका में लिखो। अब देखो आपके एक ये जो आई है निम्नलिखित अपठित, ये पद्यांश है, ऊपर वाला गद्यांश था। पढ़कर उसके प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन, तो धरती को हम जाने सुनते हैं मिट्टी में रस, जिससे उगती दूब अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब। बहुत ही अच्छा पद्यांश है। ये आपकी पुस्तक में नहीं है लेकिन आपकी पुस्तक से बाहर आया हुआ है और इसमें ये दर्शाने का बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास किया गया है कि जो तोड़ने का ये एक प्रतीकात्मक कविता है। ये अर्थात चट्टानों को तोड़ने की ओर नहीं कहा गया है, मानव के जो एक दूसरे के प्रति जो भेद होते हैं, ईर्ष्या है, उन चीज़ों को तोड़ने का क्या गया। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक यही है। तोड़ने का अर्थ है तो जो अपने मन भेद है किसी से दुर्व्यवहार का, उन चीज़ों को तोड़ने के लिए कहा है। कवि क्या तोड़ने की बात करे? तो कवि इन्हीं चीज़ों को तोड़ने की, कि तोड़ो तोड़ो ये पत्थर चट्टाने, अर्थात जो कठोर रूप से आपने बना रखे हैं मनुष्य के अंतर्भेद, उन चीज़ों को तोड़ने के लिए कवि पत्थर और चट्टानों की तोड़ने की बात है, क्योंकि ये कठोर होते हैं और हमारे जीवन में कठोर परिश्रम किए बिना भी हमें कुछ अर्जित नहीं होता, इसलिए कठोर परिश्रम करना, इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है। अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? अपने मन के मैदानों पर कवि इस प्रकार ये व्यक्त करना चाहता है कि हमारे मन के मैदान है वो खुशहाली के प्रतीक है। धरती को हम कब जानेंगे? धरती को हम जब जानेंगे जब आपसी भाई प्रेम सने प्रेम से रहेंगे, तब हम इस धरती को जानेंगे, अर्थात अनुभव करेंगे कि सुख दुख सब चीज़ों का। तो रेखा की पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आगे वाला जो प्रश्न है, रेखा की पंक्तियों का आशय से सुनते हैं मिट्टी में रस जिससे उगती है दूब, अर्थात मिट्टी में जो रस है, अर्थात जो एक भाईचारे की, प्रेमचारे की या प्रेम रूपी जो होती है, उसी से ही उत्पन्न जो जिस प्रकार मिट्टी से फसल उगती है, उसी प्रकार है जो उगती दूब जो किसका संदेश दे रही है? हरियाली अर्थात प्रसन्नता का प्रतीक दे रही है। तो आगे में हम बात करते हैं खंड ब निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर। ये आप आगे आपके लघुरात्मक वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ना वो, तो उसमें पहला ही प्रश्न है कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एक अद्भुत परंपरा है। काशी में क्या है? एक संगीत आयोजन की एक अद्भुत परंपरा है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर काशी में एक संगीत आयोजन जो संकट मोचन हनुमान जी का जो जागरण है, उस प्रकार से कवि ने ये संबोधित करके बात कही गई है कि 5 दिन तक चलने वाला जो संगीत आयोजन है उससे संबंधित ये बात है, यहाँ पर कवि ने उससे लेकर बात कही है। तो मेरे हिसाब से बच्चों ने
पाठ पढ़ा होगा और पाठ का अच्छा ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात इस प्रश्न को सही किया है, कहीं पर भी गलत नहीं किया है। मैं छोटे से सारांश में बता रहा हूँ, बाकी प्रश्न है वो आप यहीं से समझ लेना। आगे वाला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा? क्योंकि मन्नू भंडारी की माँ ही थी जो घर में सबकी सुनती थी, और वो अपने पापा की जो आदतें थी गुस्सा करने की या सभी की ज़रूरतें, सब बच्चों की ज़रूरतें वो अपने क्या कर लेती थी, सहन करती थी, और उनको धैर्यपूर्वक सभी को क्या करती थी, प्यार से समझाती थी और सारा घर का कार्य करती थी। इसलिए उन्होंने इस धरती से ज़्यादा अपनी माँ को क्या कहा था, धैर्यवान कहा था। आगे वाला प्रश्न है संगीतकार कविता की मूल संवेदना क्या है? संगीतकार कविता की मूल संवेदना हमने जो अपने पाठ है या रिवीजन क्लास में भी बताया था कि संगीतकार होता है क्या है। संगीतकार वो होता है जो वास्तविक गायक होता है उसकी सहायता करता है, और जिसमें वो उसके सुर ले ताल है वो उसकी सहायता के लिए, उसके मुखड़े को उसकी सहायता के लिए तत्पर तैयार रहता है, उसके हाव भाव को नीचा नहीं रहने देता है। इस प्रकार ये भी पाठ है वो बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा है और ज़रूर इसको प्रश्न को सही किया है। आगे वाला प्रश्न है उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक कहा है? तो बादल एक और पीड़ित की प्यासी प्यासे जन की आकांक्षाओं की ओर और दूसरी ओर क्रांति का प्रतीक है। इस प्रकार ये पाठ का इस प्रश्न का उत्तर है। भोलेनाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी? भोलेनाथ को खाना खिलाने के लिए माँ है वो कभी उसके समक्ष चिड़िया, कबूतर, मैना, तोता, हंस आदि के नाम लेकर कौर देती थी। ये चिड़िया का, ये कौवा का, ये तोता का, इस प्रकार ये जो कौर देती थी, इस प्रकार वो अपने भोलेनाथ को खाना खिलाती थी। ये भी प्रश्न है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपने इसको सही किया है। आगे के अनुसार अनुभव है, आगे के पाठ में एक तो अनुभव है और दूसरा है अनुभूति, और इन्हीं में से ये प्रश्न पूछा गया है कि अनुभव और अनुभूति में क्या है। अर्थात जो घटना घटी थी, कौन सी घटना घटी थी, उस घटना के आधार पर अज्ञे ने साक्षात अनुभव किया था। हिरोशिमा पर जो घटना घटी थी ना, उस घटना का उन्होंने जो देखा वो साक्षात अनुभव, लेकिन वो उसमें उस चीज़ की वास्तविक संवेदना रूपी है ना, वो अनुभूति नहीं कर पाए थे। अनुभूति होती है वो संवेदना की होती है, इसलिए उन्होंने इस पाठ के आधार पर आपने इसका अच्छा अध्ययन किया है, और संपूर्ण जो प्रश्न है वो आप यहीं से समझ जाना कि आगे इसके माध्यम से और क्या कहना चाहते हैं। अब एक आपका मुहावरा आया था श्री गणेश करना। श्री गणेश करना आजकल इस मुहावरे से कौन परिचित नहीं है, एकदम आसान सरल सा है। श्री गणेश करना यानी कोई भी आज कोई दुकान, नई कारखाना, कुछ भी आज नए व्यवसाय का प्रारंभ करता है, आरंभ करता है अर्थात शुरुआत करता है, तो सीधी सी बात है कि उसने श्री गणेश कब किया। श्री गणेश का अर्थ होता है नए व्यवसाय, कोई भी कार्य है वो प्रारंभ करना, सीधा सा अर्थ है, और इसको एक हम वाक्य में भी प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। मोहन ने आज अपने भवन का श्री गणेश किया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पठित। यहाँ पठित क्या है, ये अपने पाठ्य पुस्तक में से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? अपने पाठ्य पुस्तक से आया है, और जिसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसके प्रश्नों को उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अब ये प्रश्न क्या है कि अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। ये कौन सा है? नेताजी वाला पाठ वाला है ना, यहीं से तो ये प्रश्न आया है। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मा वाली मूर्ति है वो क्या लगती है? बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। बुरी लगती है बल्कि आहत भी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। और असुविधा कहाँ हो रही है? चश्मे के बगैर। वो सोच रहा है कि नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा है तो नेताजी को कोई असुविधा हो रही है, और इसी बात को उसको ये बात बुरी लगती है। इसलिए ये अपनी छोटी सी दुकान में, अब उसके पास एक छोटी सी दुकान है, हम आसानी से पढ़ेंगे ना तभी तो इसके सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो उसके दुकान में क्या है? गिने चुने कर्म फ्रेम है। यहाँ पर क्या है? फ्रेम। तो उसके दुकान में ये फ्रेम है चश्मे के, नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। वो उन फ्रेमों को क्या करता है? नेताजी की मूर्ति पर फिट करता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, अगर कोई ग्राहक भी आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है। नेताजी के जो मूर्ति पर लगे वैसे ही फ्रेम उस ग्राहक को भी चाहिए, जैसा मूर्ति पर लगा है
तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, उस मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए कि भाई आप मुझे ये फ्रेम वापस दे दीजिए, लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तो ये गद्यांश हम अगर रुचिकर पढ़ेंगे तो रुचिकर पढ़ते ही हमें इनका उत्तर है वो आसानी से आ जाएगी। अब हम चलते हैं इनके प्रश्नों की ओर कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। चश्मे वाले का नाम क्या था, तो चश्मे वाले का नाम था कैप्टन चश्मे वाला, जिसका नाम भी कैप्टन था और चश्मे वाले नाम उसको पुकारते थे। आगे वाला प्रश्न क्या है, चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी। चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगी थी, यही कि नेताजी की आंख पर चश्मे मूर्ति बिना चश्मे के है, तो बगैर चश्मे की मूर्ति है वो उनको अच्छी नहीं लगी थी। ये पीछे रह गया, उसमें इसका उत्तर भी लगाया हुआ है, मैंने बताया। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार, मैंने कहा था ना कि उसके पास गिने चुने फ्रेम थे, तो उन्हीं फ्रेमों को वो क्या करता था, नेताजी के मूर्ति पर लगाकर उसकी असुविधा को दूर करता था। आगे वाला प्रश्न क्या है, चश्मे वाला मूर्ति पर लगाकर फ्रेम क्यों उतार लेता था। ये मूर्ति पर फ्रेम इसलिए लगाता था कि ग्राहक भी आते थे, तो ग्राहक भी नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए फ्रेम की डिमांड करते थे, अर्थात मांग करते थे, तो वो नेताजी से क्षमा मांग कर उनको लेकर ग्राहक को दे देता। अब बात करते हैं अथवा में आया हुआ आपका, अगर ये भी आपने अच्छी तरह से कर लिया है तो मैं कह रहा हूँ इससे सरल कोई ये गद्यांश नहीं है। और अगर दूसरा भी आपने किया है दोनों में से अथवा में से, तो दूसरे वाले की भी हम व्याख्या है वो अच्छी तरह से करवा देते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति वास्तविक समय संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत शब्द है, यहाँ पर संस्कृत व्यक्ति है, संस्कृत मतलब जो संस्कृति से सीखा हुआ है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह अनायास, यहाँ पर क्या है अनायास, वो वस्तु क्या कर लेता है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन आपके पास पेपर भी है, आप पेपर से मिलान करना, अनायास प्राप्त हो गई है, तो वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। वह संस्कृत अर्थात पूर्वजों से मिलने वाली जो चीज़ें हैं अगर व्यक्ति को मिल जाती है तो वो सभ्य व्यक्ति नहीं कहला सकता, क्योंकि व्यक्ति होता है वो समय अर्जित करता है अपने जीवन में। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। यहाँ पर सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का न्यूटन ने आविष्कार किया था, वह संस्कृत मानव था, इसीलिए वह क्या था। अर्थात यहाँ से हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि न्यूटन ने ये सफलता अर्जित की थी, उसे अपने कोई परिवारजनों से ये अनायास रूप में प्राप्त नहीं हुई थी। यही तो आगे वाले प्रश्न पूछेंगे। आज के युग का भौतिक विज्ञान विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित ही है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान है जिसे न्यूटन शायद अपरिचित रहा। यानी आज के आविष्कार में उसे ये विद्यार्थी को बात है कि अनेक बातों का ज्ञान जिसे न्यूटन शायद अपरिचित था। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में और आगे नए जिन आविष्कारों के बारे में न्यूटन परिचित नहीं था जो आज के विद्यार्थी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनने वाले हैं वो प्रश्न बात हम आसानी से दे सकते हैं कि वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है, जिसे अपने माता पिता से या पूर्वजों से अनायास जो चीज़ें नहीं मिली थी वो क्या हो सकता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि नहीं आता उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और ठीक है, यही प्रश्न आपका सही उत्तर होगा। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकता, तो संस्कृत की व्यक्ति की संतान है जो वही है कि उन्होंने अनायास प्राप्त कर लिया, वस्तु अनायास प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वजों की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। ठीक है ना, कि पूर्वजों से जो अर्जित संपत्ति प्राप्त कर ली है, अगर मैं सीधे से सरल रूप में समझाऊं तो कि पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त कर ली है तो वो संस्कृत व्यक्ति नहीं कहला सकता। संस्कृत व्यक्ति वो होता है जिसने समय के द्वारा कुछ अर्जित किया है। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था, तो गुरुत्वाकर्षण का, ये पाठ में आ गया। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है, भौतिक विज्ञान का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है। तो इस प्रकार हमने दोनों गद्यांशों का जो पठित गद्यांश से आए हैं दोनों का रिवीजन कर लिया। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, ये है पठित पद्यांश। अब ये पद्य भाग के आए हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से हैं। आगे हम
कम समय में इसका फटाफट रिवीजन करते हैं कि नाथ संबोधन भंजी नियारा होई एक दास तुम्हारा आय किन मोही सुनी रिसाए बोले मुन्नी कोई सेवक सो करे सेवक होता है वो सेवा का कार्य करता है। अरी करनी करी कराई। और जो दुश्मन होता है वो क्या करता है, दुश्मनी का कार्य करता है। सुनहु राम जय शिव धनुरा, मैंने जैसे ही सुना कि तुमने राम का शिव धनुष है वो तोड़ दिया। सहस बाहु समसो रिपु मरा, तो तुम सहस बाहु क्या था, जो परशुराम का शत्रु था, जिसके क्या थे, 1000 हाथ थे। सहस बाहु सम का मतलब उसके समान, रिपु का मतलब शत्रु, और मोरा मतलब मेरा। जिस प्रकार तुमने शिव धनुष तोड़ा उसी समय तुम सहस बाहु के समान मेरे भी क्या बन गए थे, शत्रु बन गए थे। ये वाक्य कहे थे परशुराम ने, किसको कहे थे, राम को। अब हम इस पद्यांश से इनके निम्न प्रश्नों का उत्तर देते हैं किस प्रकार से। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पाठ है। सेवक का कार्य क्या है, सेवक का कार्य है सेवा करना होता है। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया, परशुराम ने सहस बाहु, ये सहस बाहु है ना, 1000 बाहु हाथ वाला जो परशुराम का शत्रु था, उसके समान बताया। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया, राम ने परशुराम को परिचय दिया कि मैं उसी का सेवक हूँ जो आप भगवान शिव के सेवक हो, तो मैं भी उन्हीं का ही क्या हूँ, सेवक हूँ। तो आप है वो चिंता मत करिए। तो आगे वाला अथवा वाला भी एक पद्यांश है, उसकी भी हम बात करते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ये आत्मकथ्य से लिया गया है, जय शंकर प्रसाद के आत्मकथ्य से लिया गया है। जय शंकर प्रसाद है वो अपने बीते हुए पल को, यानी जो परिवार है उसका, उस समय की बातों को वो याद करके बता रहे हैं कि अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों को, यानी वो अपनी पत्नी के साथ जो खिलखिलाकर हंसने वाली जो बातें थी उन बातों को कह रहे हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। अरे मैंने तो वो आगे भविष्य में जिस चीज़ का स्वप्न देखा था उस स्वप्न को देखकर मैं तो जाग गया, मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आलिंगन में, अर्थात आलिंगन का अर्थ होता है मिलन में, अर्थात मिलना। आलिंगन में आते आते मधु सुखिया कर जो भाग गया। अब प्रस्तुत पंक्तियों की कविता का नाम क्या है, तो प्रस्तुत पंक्तियों का है आत्मकथ्य। क्या है, आत्मकथ्य। ये जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य है। कवि क्या गाने में असमर्थ है, कवि जो अपने पुराने समय में जो बीती है ना, जो बातें जो अपने पत्नी के साथ जो प्यार भरी बातें करें, उन सब को वो कविता के रूप में गाने में असमर्थ है। कवि क्यों जा गया, कवि जो सपने देखे थे वो सपने पूरे नहीं हुए, उन अधूरे सपनों को देखकर कवि क्या हो गया, जा गया। कवि को क्या नहीं मिला, कवि को भविष्य में जो सुख की इच्छा थी वो सुख की इच्छा प्राप्त नहीं हुई। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई, पाठ के आधार पर समझाइए। तो हम जब ये पाठ संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं ना, तो उसमें पता चलता है कि बाल गोविंद भगत से पहले उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो वही हाव भाव बाल गोविंद भगत के रहते हैं, अर्थात उनका जो नियम पालना होती है उन्हीं नियम पालनों के आधार पर, जैसे स्नान करना, खाना पीना, भजन कीर्तन करना। तो अंत में बाल गोविंद भक्त भी है ना, उसी सुबह के समय में स्नान करने के लिए अपने नियम कायदों के अनुसार भजन कीर्तन करना, तो इसी दौरान उनकी मृत्यु है वो नदी के किनारे हो चुकी थी। तो ये पाठ के माध्यम से हम जानते हैं। अब इसी का ही एक अथवा का प्रश्न है। अथवा का प्रश्न है कि लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहां बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर समझाइए। अब लेखक है वो नई कहानी की रचना के लिए कहाँ बैठता है, सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठता है, और वहाँ पर वो देखता है कि एक लखनवी अंदाज के जो व्यक्ति पहले से ही वहाँ पर बैठे हैं, और उनको देखकर उनको ये प्रतिक्रिया हुई कि ये कहीं लिखने वाले हैं या कुछ लेखक है, या उसके अंदाज को देखकर विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो उन्होंने अपने अंदर की। तो ये प्रश्न आप
पाठ्य पुस्तक में से आपने अध्ययन किया है, आपको ज़रूर है, मैंने आपको बताने का इशारा किया है, वहाँ से आप ज़रूर समझ गए होंगे। अब बात है हमारे हारील की लकड़ी। हमारे यहाँ पर भी देखो, अगर ये कक्षा 12 में किस प्रकार अलंकार भी होते हैं, तो हमारे हारील की लकड़ी तो अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार को छोड़ते हुए हम बात करें कि गोपियों ने हरि को हारील की लकड़ी क्यों कहा। लकड़ी का अर्थ होता है लकड़ी। हारील हारील एक तोता होता है जो अपने पंजे में उस लकड़ी को जकड़े हुए रखता है, अर्थात छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर गोपियों की भी दशा क्या थी, उस तोते की तरह थी। यानी जिस तोते ने लकड़ी को पकड़ कर, ना तो वो उस लकड़ी को छोड़ सकते हैं, तो गोपियाँ भी श्री कृष्ण को उस लकड़ी के भांति छोड़ नहीं सकती थी। यही बात है वो गोपियों के माध्यम से समझा रही है कि हमारी स्थिति उस तोते के समान हो चुकी है। उत्तर सीमा आपको 50-60 शब्द में। अब ये दूसरे वाला कौन सा है, अथवा। अथवा में है दंतुरीन मुस्कान कविता का। ये नागार्जुन की कविता है दंतुरीन मुस्कान। तो इसमें यहाँ पर बताने का सार्थक प्रयास किया गया है कि बताया गया कि कवि ने कि जो झोंपड़ी में बालक है, जो उस बालक की जो मुख देख कर और उसकी मुस्कान को देखकर उसने प्रतीकात्मक रूप रखे हैं अपनी कविता में। कैसे कि जैसे उसके हंसने से फूल है वो बिखरे हैं, अर्थात उसके झोंपड़ी में उसके गालों को देखकर, यानी प्रतीकात्मक कविता है ये एक है। और उन्होंने इसको लेकर, इस दंतुरीन मुस्कान को लेकर अनेक प्रतीक दिए। आगे की बात में हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर आपका, जो मंगलेश डबराल। तो यहाँ पर आपसे मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कृतित्व के बारे में। तो मंगलेश डबराल को आप भली भांति जानते हो कि मंगलेश डबराल का जन्म हुआ 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था और कापलगानी गांव में हुआ। उनकी शिक्षा देहरादून में हुई थी और आजीविका के लिए वो संपादन कार्य संभाला था। तो इतना ही हम बात करते हैं। आगे आपको ध्यान में है कि इनके सन 1983 में उन्होंने जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद भी संभाला और उन्होंने कई रचनाओं का भी उल्लेख किया है। इसलिए मंगलेश डबराल का कृतित्व है बहुत ही अच्छा है। तो अगर अथवा के बाद में अगर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में भी हम परिचय करवा देते हैं कि सूर्य त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म बंगाल के महिषादल सन 1899 में हुआ। मूलतः वो कहाँ के रहने वाले थे, मूलतः वो गढ़कोला के रहने वाले थे और जिला कौन सा था उनका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के वो क्या थे, निवासी थे। और वे छायावादी एवं प्रगतिवादी कवि तथा मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 1961 में उनका क्या हो गया था, देहांत अर्थात निधन हो गया था। उनकी हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 रचनाएं है ना, उत्साह और अठनेरी। तो इस प्रकार कवि परिचय आप है आसानी से हमने दोनों का बता दिए, आप आसानी से कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं यतीन्द्र मिश्र अथवा बसंत आनंद कौशत्यायन के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय। तो इनमें से आपको अगर यतीन्द्र मिश्र का देना था तो परिचय, तो वो आपको इस प्रकार देना था। इनका जन्म हुआ था 1977 में और कहाँ पर हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी में क्या किया था, एमए किया था। इसके साथ वे विमला देवी फाउंडेशन नामक एक सांस्कृतिक न्यास का भी क्या करे थे, संचालन कर रहे थे। उन्होंने अब तक के कितने 3 काव्य संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविता। ड्योढ़ी पर गिरिजा लिखी उन्होंने। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी अपना कृतित्व परिचय दिया था, इसलिए आप इस पर आसानी से लिख सकते थे। आगे हम बात करते हैं बसंत आनंद कौशल्यायन। तो इनका है कि ये एक बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे, बौद्ध भिक्षु और गांधी भगत तथा साहित्यकार भी थे। तो बसंत आनंद कौशल्यायन का इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म 1905 में अंबाला के एक सोहाना गांव में हुआ था। बौद्ध भिक्षु के रूप में उन्होंने देश विदेश का काफ़ी, क्यों भिक्षुक थे इसलिए उन्होंने देश विदेश का तो भ्रमण किया ही था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में भी रहे। तो इनकी रचना भी बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, क्या
कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। तो इस प्रकार आप दोनों का कृतत्व भी आसानी से करके आए हो। मुझे आशा है अगर जो भी विद्यार्थी अगर हमारे इस सॉल्यूशन पेपर को देख रहे हैं तो आगे से आगे जरूर भेजिए। जो भी विद्यार्थी पेपर देख कर आया है कम से कम उसे अपना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए ना कि मैंने कितने परसेंट सही किए हैं, क्या किया है, किस प्रकार। और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराइए जिन्होंने पेपर देख कर आए हैं। मेरे तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। आप भी है वो अपनी उपस्थिति है वो जरूर दर्ज कराएं। आपका पेपर कैसा हुआ वो कमेंट में जरूर लिखें। आगे वाला प्रश्न क्या है, सतरन खेदूम के 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जीते ने लेखक का क्या बताया। जीते ने वहाँ पर जो देवी देवताओं का जो वास था ना उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार देवी देवताओं के जो वास है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो उससे संबंधित लेकर ये बताएं। तो आप उस पर ये आपको ध्यान में आते हुए उसका संपूर्ण विवरण आपने इसमें लिखा होगा। आगे वाला प्रश्न है अथवा। अथवा में ये दूसरा वाला प्रश्न है। अथवा में साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ये तो इसी के साथ था। अथवा में ये है अच्छा नीचे वाला, एक अर्थ में समय हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। ये लेखक को ऐसा कब अनुभव हुआ। ये छोटे वाले प्रश्न भी आपका इसी से है। आज इसी पाठ से ये दूसरा प्रश्न आपको देखने मिलना है कि मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ इसमें से कवि ने जो हिरोशिमा की जो घटना थी ना उस घटना को भोगता यानी समय देखने वाला, अनुभव करने वाला, समय अनुभव करने वाला, जो उसने साक्षात रूप में वो घटना देखी है लेकिन वो उसकी वो अनुभूति नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसी बात उन्होंने कहा कि इस विवरणात्मक रूप में आपने इस प्रश्न को सही लिख किया होगा, ये मुझे पूरी आशा है। आगे वाला प्रश्न आपके लिए देखो कौन कौन सा प्रश्न है। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो निबंध से है जिसका आपको 300 शब्दों में उत्तर देना था। तो लगभग आपने इसका उत्तर है वो समय सीमा का निर्धारण करते हुए इसका उत्तर लिखा था। पहला तो कौन सा था, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो आज के समय में विद्यार्थी जीवन में स्कूल में जाते समय या कॉलेज में जाते समय कहीं पर भी विद्यार्थी को सबसे पहले अनुशासन के बारे में सिखाया जाता है। तो अनुशासन क्या होता है, अनुशासन के क्या क्या फायदे होते हैं, अनुशासन में शिक्षा का क्या महत्व है, अनुशासन से किस प्रकार व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकते हैं, बहुत सारे अर्थात विद्यार्थी पॉइंट है वो बना सकता है। तो उसकी प्रस्तावना है जैसे अनुशासन का अर्थ, आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, अनुदेश की उपयोगिता ए लाभ एवं उपसंहार, ये पॉइंट दिए हुए इन पॉइंटों को आपने पूरा किया है तो आसानी से अनु अनुशासन की यहाँ पर ये क्या है अनुशासन है, यहाँ पर क्या है अनुशासन, आपको ये ध्यान रखना है अनुशासन की उपयोगिता या लाभ। तो ये प्रश्न है वो आप आसानी से कर सकते हो। आगे वाला प्रश्न है मतलब इन्हीं में से आपको एक निबंध करना था। तो ये स्वतंत्रता के 70 वर्ष क्या खोया, अर्थात ये तो आज के समय में समसामयिकी वाला सा एक प्रश्न है जो हमसे बोध करवा रहा है कि 70 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया। बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। तो प्रस्तावना उसकी लिखनी है। स्वतंत्रता का पहले हमें अर्थ जानना चाहिए जी भी स्वतंत्रता होती क्या है, किस प्रकार की, हमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की है, कहीं पर भी विचरण की, अर्थात बहुत सारी स्वतंत्रता है उससे हम परिचित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के संस्थापक और ये जो स्वतंत्रता दिलाई थी वो किन जननायक थे, वो हमारे उन जननायकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप आसानी से लिख सकते हो विकास की ओर बढ़ते और आगे के समय में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने 70 वर्षों की जैसे बात करें ना क्या खोया और क्या पाया, आगे के समय हम किस प्रकार जिस विकास की ओर बढ़ रहे हैं यानी हमने स्वतंत्रता हासिल करके क्या पाया, हमने ऐसा क्या विज्ञान में हर क्षेत्र में ऐसा क्या किया जो हम भविष्य की ओर अच्छा कदम रख रहे हैं। तो उपसार आप आसानी से इसमें बोधात्मक प्रश्न है ये आपके लिए, आपने बहुत ही अच्छा किया होगा मुझे आशा है। एक ये सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, ये सैनिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है आज के समय में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जैसे प्रस्तावना सैनिक शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारे देश की जान माल की रक्षा करने के लिए जो सबसे बड़ा दारोमदार किसका होता है, एक सैनिक का ही होता है। तो सैनिक के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने परिवारजनों का हमें त्याग करना पड़ता है, देश सेवा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, यानी समर्पण की एक बहुत बड़ी भावना होती है। भारत में प्रमुख सैनिक शिक्षण
अब इनका जो शिक्षण के लिए भारत में ऐसी कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं हैं जहाँ पर हम वहाँ से ले सकते हैं। व्यक्तित्व है, जिनके साथ हम व्यक्तित्व का भी विकास करें। सैनिक शिक्षा का महत्व क्या है। उपसंहार, ये भी अच्छा प्रश्न है, आप आसानी से ये प्रश्न इस निबंध का उत्तर है वो अपने 300 शब्दों में कर सकते हो। आगे वाला चौथा वाला निबंध क्या था, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो ये हर किसी के अंदर जिज्ञासा होती है। हम आज बहुत बहुत कुछ सोचते हैं ना, देश देश में कई प्रकार की घटनाएं होती है, कुछ भी हो जाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो फिर आप सोचो, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। तो उसके लिए प्रस्तावना के रूप में आपको ये बताना होगा, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो पहले ये करता ये करता। तो प्रधानमंत्री के पद पर पहले आपको प्रधानमंत्री के पद का महत्व अर्थात उसकी गरिमा क्या क्या है, कौन से दायरे में वह रह सकता है और कौन से दायरे में वो कार्य कर सकता है, किन चीज़ों का उसकी पालना है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, और उसकी क्या क्या दायित्व है और उसके क्या क्या अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग है वो जनता पर किस प्रकार कर सकता है। तो आपको भी उन दायरों का, उन दायित्वों का ध्यान में रखना होगा। मैं प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहता हूँ और फिर ऐसा क्या कारण है, आपको ऐसा कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार आपको ये निबंध है वो आसानी से कर सकते हो। तो आगे वाला 19 नंबर जो प्रश्न है, जो आपको समय को राजकीय, यहाँ पर आपको समय दिया है, कोई नाम नहीं दिया है। समय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, यहाँ पटना स्थान दिया गया है, पटना का छात्र है और नरेंद्र भी नाम दिया है। नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अपने आप को देखो कि इसमें पत्र किस प्रकार बनाना है वो आप भली भांति जान गए कि आपका नाम नरेंद्र है, वो आप अपना नाम नरेंद्र लिख सकते हो और पटना भी विद्यालय का नाम दिया है, और शैक्षिक भ्रमण के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है तो वो आप आसानी से लिख सकते हो और जिन नियमों का पालन करके। तो मुझे पता है कि आपने ये अच्छी तरह से पत्र कर लिया होगा। और दूसरी बात है, अगर पत्र में भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी हुई है तो अथवा में आपको समय को लखनऊ का निवासी बद्दीता मानते हुए अपनी मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण आमंत्रित हेतु एक पत्र। ये देखो कितना शानदार सा पत्र आ गया कि अपनी एक मित्र है जो रानी, उसको अवकाश यानी छुट्टियों के समय लखनऊ में घूमने के लिए जाना है, तो इसके लिए उन्होंने उसको आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखा। तो आप उसको पत्र को किस प्रकार लिखोगे कि भाई हमें इतने दिन की छुट्टियाँ हैं, हमें 5-10 दिन का टूर है, तो हम उस टूर में वहाँ वहाँ पर इन इन पर्यटन स्थलों को देखेंगे और उसके लिए एक योजना बनाएंगे। तो इस प्रकार वो पत्र है वो आप लिख सकते हो। आगे वाला और अंतिम प्रश्न आपका ये है कि समय को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री है तो एक विज्ञापन। विज्ञापन आजकल तो बहुत सारे विज्ञापन है, बालक हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन देखते हैं, तो वो विज्ञापन है वो आप ध्यान में रखिए। तो विज्ञापन है वो किस प्रकार आप बना सकते हैं कि समय को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए पुरानी साइकिल की बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ, इस प्रकार आप लिख सकते हो बिकाऊ बिकाऊ। ये साइकिल है जो उचित दाम पर आपको मिल रही है, जल्द से जल्द इसके लिए संपर्क करें और अपने मोबाइल नंबर भी है वो इस प्रकार आप देकर एक विज्ञापन बना सकते हैं। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस प्रकार जो आप एक विज्ञापन है वो आसानी से बना सकते हो। और इसमें अथवा में भी एक प्रश्न आया था जिसमें जो प्रश्न ये था कि नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक विज्ञापन। अब हरिद्वार की ओर से, अब हरिद्वार के में आज के समय में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो दूषित वातावरण फैल रहा है, जो जैसे कूड़ा करकट है या हर प्रकार से, तो वहाँ पर से एक आपको क्या लिखने के लिए किया गया विज्ञापन लिखना है कि दूषित वातावरण से बचाना, स्वच्छ पर्यावरण की ओर जागरूकता लाना। तो स्वच्छ पर्यावरण की ओर जागरूकता लाना, तो सावधान या गौर कीजिए, इस प्रकार आप विज्ञापन है वो आसानी से बना सकते हैं। तो आज का पेपर है वो हमने कक्षा 10 के विद्यार्थियों का सॉल्यूशन करा दिया। अगर जो भी विद्यार्थी अगर को सॉल्यूशन से अच्छी तरह से अगर उनको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, और जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जिन विद्यार्थियों में अगर कोई कुछ कमी रह गई है तो वो निराश नहीं हो,
क्यों कि आगे हम उस गलती को आगे सुधार सकते हैं, अच्छी मेहनत कर सकते हैं। ठोकरें ही होती है जो हमें संभलने का मौका देती है, इसलिए इस ठोकर से न घबराए, हमें फिर से संभल कर तैयार होकर आगे फिर से एक अच्छी तैयारी करनी है आगे भविष्य में। तो ज़रूर आप अपने सभी मित्र दोस्तों को ये क्लास भेजिए और देखिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।